नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए आपको बताते हैं कि क्या खास लेकर आए हैं हम अपने कार्यक्रम में आज आपके लिए। 4 दिन बाजार गिरे, उसके बाद हमने देखा कि फाइनली इस गिरावट पर एक ब्रेक लगी है। क्या वजह रही और कौन कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन दिखा, हम आपको बताएंगे शो में आगे। साथ ही फोकस में रहेंगी फार्मा कंपनियां, उनके लिए कुछ नए ट्रिगर्स सामने आ रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या इन पर बेट करना चाहिए, पूछेंगे सवाल अपने एक्सपर्ट से। साथ ही देंगे कल के लिए कुछ ट्रेडिंग आइडियाज भी। और शुरुआत शेयर बाजार से, जहां 4 दिनों की कमजोरी के बाद आज बाजार में थोड़ी खरीदारी दिखाई दी। हालांकि दिन की ऊंचाई से बाजार काफी नीचे बंद हुआ। निफ्टी हल्की तेजी के साथ 17,250 के करीब बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक पर आज भी दबाव देखने को मिला। लेकिन दिन भर कौन कौन से स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला और कौन से शेयर सबसे ज्यादा एक्टिव रहे, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ रही है हमारे साथ। बाजार में आज दिन भर दायरे में ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया और एक्सपायरी जो हम उम्मीद कर रहे थे, आज की वीकली एक्सपायरी 19 तरह के आसपास देखने को मिली। निफ्टी की अगर बात करेंगे तो 17,250 के लेवल पर क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स में 113 अंक ऊपर सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी। हालांकि बैंक निफ्टी आज कमजोर था और 250 अंकों की कमजोरी बैंक निफ्टी में देखी गई है। तो बैंक निफ्टी में जो कमजोरी का ट्रेंड है वो लगातार बना हुआ है। आईटी और ऑयल एंड गैस शेयरों में आज अच्छी खरीदारी हमने देखी। वहीं सरकारी बैंक, फार्मा और रियल्टी में आज दबाव देखने को मिला। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर अगर नजर डालेंगे तो आज बजाज फाइनेंस में अच्छी तेजी थी। लगातार 3 दिन से हम कमजोरी देख रहे थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं ब्रेक लगा और 2.5% ऊपर की क्लोजिंग बजाज फाइनेंस ने दी। इसके अलावा आईटी शेयरों का भी आज अच्छी तेजी थी। इन्फोसिस ने अपने नतीजों की जो डेट है वो अनाउंस कर दी है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि आईटी शेयरों में अच्छा मोमेंटम आज दिन भर देखने को मिला। बीपीसीएल और टाइटन भी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। गिरने वाले शेयरों में आज मेटल स्पेस में दबाव था और हिंडाल्को था आज का टॉप लूजर। करीब 2% की गिरावट यहां पर देखी गई। इसके बाद सिप्ला, आईसीआईसीआई बैंक और हीरो मोटो यहां पर भी आज दिन भर कमजोरी थी। पावर शेयरों में भी आज दबाव देखने को मिला। टोरेंट पावर में करीब 6 से 7% की गिरावट दर्ज हुई। टाटा पावर, पीटीसी, पावर ग्रिड ये सभी शेयर भी आज कमजोर थे। फार्मा शेयरों से जुड़े आज काफी सारे खबरें आई थी, लेकिन कुछ एक्शन नहीं था आज ज्यादा फार्मा शेयरों में। इनफैक्ट कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे थे सब। जीएसके फार्मा, बायोकॉन, स्ट्राइड्स फार्मा, इप्का लैब सभी में आज कमजोरी थी। वहीं दूसरी तरफ आईटी शेयरों में बड़े लार्ज कैप प्लेयर्स तो थे ही, इसमें जो छोटे मझोले शेयर्स थे वहां पर भी अच्छी तेजी थी, जिसमें कि परसिस्टेंट, जेंसाटेक, एलएनटी इन्फो, यहां पर भी आखिरी कुछ मिनटों में शानदार तेजी देखने को मिली। और एक और सेगमेंट था फर्टिलाइजर स्पेस का, यहां पर भी लगातार दूसरे दिन हमने तेजी देखी, जिसमें कि जुआरी एग्रो, आरसीएफ, जीएनएससी, दीपक फर्टिलाइजर्स जैसे कुछ शेयर थे जो कि आज भी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। बिल्कुल, तो वो रहा पूरे बाजार का हाल। और हमने कुछ एक्सपर्ट से भी बात की। कोटक म्यूचुअल फंड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर पंकज टिब्रेवाल ने कहा है कि छोटी अवधि में बाजार में सावधानी बरतने की बेहद सख्त जरूरत है। We had a great run in the last 18 months. And I think medium term our outlook on the markets remains constructive, led by the new profit cycle, led by the policy, and led by the revival in the investment cycle. However, in the near term, we are cautious on the markets. And let's divide our discussion into two parts. One on the fundamental basis, and the second is on the flow basis. On the fundamental side, I think what supported the market for the last 4-5 quarters was the positive earnings surprise, and we were early into this cycle where multiples expanded, positive earnings surprises were there, and combination of both led to strong rally in the market. बिल्कुल, और हमारे दोनों ही मेहमान हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, शर्मिला जोशी और देवांग शाह। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। देवांग, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। 17,250 के आसपास निफ्टी हमें दिखाई दे रहा है, आज फाइनली बंद हुआ। काफ़ी वोलेटाइल सेशन। अगर हम आज ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो हमने देखा कि एशिया अच्छा बंद हुआ, यूरोप में 1 से 1.5 से 2% की तेज़ी है, और उधर डाउ फ्यूचर्स भी जो हैं वो 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं फिलहाल। आज की जो उठापटक आपने देखी, आपको लगता है कि यहाँ से एक रिबाउंड मिलेगा? कल का ट्रेडिंग सेशन जो होगा वो एक पॉजिटिव नोट पर हो सकता है?
निफ्टी की बात करें तो हमने पास्ट फ्यू डेज में देखा करेक्ट रेंज में चल रहा है। ऊपर जो लेवल है 17,450 17,500 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। हमने काफी बार देखा कि निफ्टी यहाँ से करेक्ट होता है, तो यस यहाँ पे एक बाउंस बैक हमें एक्सपेक्टेड है। 17,450 17,500 के लेवल तक निफ्टी जा सकता है। यहाँ पे सपोर्ट की बात करें, इमीडिएट सपोर्ट लेवल है 17,200। तो पोजीशन है तो 17,200 पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे पोजीशन में बने रह सकते हैं निफ्टी में। 17,450 500 तक एक निफ्टी बाउंस बैक दे सकते हैं। ओके तो वो एक स्ट्रैटेजी हो सकती है निफ्टी पर। लेकिन शर्मिला, आपसे मैं एक ब्रॉडर क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हमने एफओएमसी की मीटिंग पर बहुत फोकस किया और वहाँ से साफ साफ जो फेडरल रिजर्व है उसके गवर्नर ने बता दिया कि क्या आगे रोड अहेड होगी। साल भर में 3 रेट हाइक्स वहाँ से हो सकते हैं। अभी कुछ समय पहले खबर आई कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो अपनी ब्याज दरें हैं वो बढ़ाकर 0.25% कर दी हैं। मल्टी ईयर लो पर उनकी ब्याज दरें थी, वहाँ पर भी इन्फ्लेशन का इशू काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। और जो पिछली आरबीआई की पॉलिसी आई थी उसमें भी ये एक इंडिकेशन मिल रहा था कि शायद आने वाली पॉलिसीज में अब हमें भी जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ जाएंगी, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इन सब को ध्यान में रखते हुए आपको लगता है कि यहाँ से आने वाले दिन बाजारों के लिए कुछ कंसोलिडेशन के रहेंगे या अभी भी एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है और मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा? काफी लंबे समय से जिस तरह से स्पेकुलेशन रहता है कि फेड क्या करेगा, तो आखिरकार वो न्यूज आ ही गई तो मुझे इस तरह का सेंस आया आज मार्केट में कि एक रिलीफ था कि जो है वो अब सामने आ चुका है उनका स्टैंड कि 3 रेट हाइक्स होगी इन FY22 और इन्फ्लेशन कंसर्न है। सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग और FIs का रुख हम देख ही रहे हैं। आई थिंक they have been sellers if you look at the last अगर 1.5-2 महीने अगर आप देखेंगे तो I think almost 39-40 days they've been net sellers। तो उनका रुख समझ में आ ही रहा है कि that easy money is going और उस तरह से एक उनकी तरफ से एक पुल बैक दिख ही रहा है। they are selling। The thing that has countered it this time is कि SIPs काफी है और Indian investors ने काफी मार्केट को सपोर्ट किया है रियली इन द लास्ट 2 months। अगर ये सेलिंग बढ़ जाती है तो बात अलग है, नहीं तो आई थिंक वी विल स्टे ऑन दिस काइंड ऑफ इसी तरह के रेंज में हम रह सकते हैं। एंड आई थिंक चेंज आएगा जनवरी में बिकॉज न्यू फंड एलोकेशन, न्यू ज्योग्राफीज, न्यू थिंग्स हैपन इन द न्यू ईयर इवन फ्रॉम एन FI पर्सपेक्टिव। तो मुझे लगता है कि अब से जो अगले ये साल में जितने बचे दिन है द नेक्स्ट 15 days थोड़े बहुत रेंज बाउंड और थोड़ा बहुत केयरफुल ही रहना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। और आगे चलकर फिर जनवरी में नए क्यूज आएंगे, वेदर इट इज क्वार्टर अर्निंग्स, वेदर इट इज आवर आउटलुक फॉर आवर बजट और इवन फ्रॉम एन FI पर्सपेक्टिव, न्यू फंड्स एक्सेट्रा। सो माय सेंस इज अगले 15 दिन थोड़ा बहुत मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा। ओके, अगले 15 दिन कुछ रेंज बाउंड रह सकता है। और वैसे भी जैसा कि शर्मिला भी बता रही हैं कि दिसंबर का महीना वैसे भी थोड़ा सा बाज़ारों के लिए रेंज बाउंड सेशन ही ज़्यादातर दिखाता है। ज़्यादातर FIs छुट्टी पर चले जाते हैं और भारतीय बाज़ारों में इंटरेस्ट कुछ कम होता दिखाई देता है, ग्लोबल मार्केट्स में, इनफैक्ट सिर्फ भारतीय बाजार नहीं। लेकिन जो एक बात शर्मिला ने इंपॉर्टेंट कही वो थी FIs की सेलिंग जो लगातार चल रही है, वहीं पर फोकस करना चाहेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विदेश की निवेशक जो हैं उनकी बिकवाली चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाज़ारों में हमने एक तेजी ही देखी है क्योंकि DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशक जो हैं उनसे जोरदार सपोर्ट मिल रहा है। लगातार 3 महीने से FIs बिकवाली कर रहे हैं और DIIs खरीदारी। ये ट्रेंड दिखाता है कि बाजार अब FIs का मोहताज नहीं है। पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ रहे हैं हमारे साथ पंकज पोद्दार। मार्केट में एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि FI कंटिन्यूसली इंडियन मार्केट बेचे जा रहा है और रोज़ के रोज़ 2000, 3000, 2500 करोड़ ये सेकेंडरी मार्केट में आपको ये नंबर दिखा जाता है। वैसे ये नंबर के 2 पहलू है। पहले कहा जाए कि एक नंबर है जो डिलेड आता है 1 डे के बाद, जो NSDL देती है और उसमें प्राइमरी मार्केट भी इंक्लूडेड होता है। सो बहुत सारे IPOs आए हैं, सेकेंडरी मार्केट ऑफरिंग्स आई है और उसमें FIs ने पार्टिसिपेट किया है। इसके लिए ये नंबर बहुत चेंज होते रहता है, बट ओवरऑल सेकेंडरी मार्केट में सेलिंग, प्राइमरी में FI की बाइंग और DII की बाइंग दोनों में ये की ट्रेंड्स है इस मार्केट के। अगर हम देखें तो निफ्टी अबाउट 6.5% ऊपर से गिर गया है, पर अगर हम FII ट्रेंड देखें 2018 को छोड़ के 2016 से अब तक FII ने इंडियन मार्केट में ओवरऑल ऑन अ ईयरली बेसिस खरीदारी ही की है, ज़्यादा बिकवाली नहीं की है। वील गेट यू मोर डिटेल्स ऑन दैट गोइंग अहेड। अगर हम देखें तो लास्ट 3 महीने से थोड़ी सेलिंग बढ़ गई है इंडियन मार्केट में, एक्स IPO और थोड़ी कम हो गई है, बट ओवरऑल स्टिल एक बाय नंबर है।
अक्टूबर के बाद एफआईआईज ने तकरीबन 29,000 करोड़ की सेलिंग की है। अगेन हमने ये नंबर आईपीओ के लिए एडजस्ट किया है, अगर वो नहीं करे तो ये नंबर और भी बड़ा हो गया है। रोज का 2,500-3,000 करोड़ तकरीबन इज द सेकेंडरी मार्केट सेलिंग जो आ रही है पिछले 1.5-2 महीने से। अगर हम ये चार्ट देखें एफआईआईज, दिस इज द एक्चुअल नंबर। 2016 में बाय है, 2017 में बाय है, 18 में सेल हुआ था, मे बी लेड बाय द IL&FS येस बैंक इशू दैट हैपेंड। 2020 में बड़ी बाइंग हुई, दैट इज फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल दे स्टार्टेड बाइंग। और 2021 में आप अभी तक देख रहे हैं कि 34,000 करोड़ की बाइंग जरूर हुई है, पर ये नंबर ऊपर में 50,000 करोड़ के क्रॉस हो गया था। और रिसेंटली ये 16-17,000 करोड़ की जो सेलिंग है वो अभी लास्ट 2 महीने में आई है। अगर हम अभी मंथली चार्ट देखेंगे जो भी आएगा हमारे स्क्रीन पे, मंथली चार्ट में भी देखिए 10,300 करोड़ की अब तक दिसंबर में सेलिंग हुई है। ये रोज डेटा अपडेट होता है। 5,900 करोड़ नवंबर में और 13,500 करोड़ की अक्टूबर में। तो ये सब मिला के देखें तो ओवरऑल अब तक बाइंग ही रही है रिस्पेक्टिव ऑफ सम मंथ्स। ओवरऑल 34,000 करोड़ कंसिडरिंग इंडियन मार्केट साइज इतनी बड़ी चीज नहीं है। और DII ने हाथ के हाथ सामने बाइंग की है, इसके लिए मार्केट पे इंपैक्ट बहुत लिमिटेड आया है। बिल्कुल, तो DII सपोर्ट करते आ रहे हैं भारतीय बाजारों को। हालांकि पिछले 3 महीने से, ऐसा पंकज बता रहे हैं, हम देख रहे हैं कि FII सेलिंग ही किए जा रहे हैं, तो फिर भी भारतीय बाजार की स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। चलिए एक इंपॉर्टेंट खबर का रुख करते हैं। स्टील प्लांट को गैस सप्लाई के लिए गेल और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में समझौता हो सकता है। किस तरह का समझौता ये होगा, कब लागू होगा, सब डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, पब्लिक सेक्टर की 2 कंपनियां सेल और गेल एक समझौते पर काम कर रही हैं, जिसके हिसाब से योजना ये है कि गेल सेल के स्टील प्लांट्स के लिए गैस की सप्लाई जो है करे। सूत्रों के हिसाब से नए टर्म्स एंड कंडीशंस पर दोनों ही कंपनियां लगभग तैयार हो गई हैं और मार्च 2022 में इस पर समझौता किया जाएगा औपचारिक रूप से, और फिर गैस की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि चरणों में गैस की सप्लाई की जाएगी, धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। और पहले चरण में गेल की योजना यह है कि 2 लाख CBM प्रतिदिन के हिसाब से LNG की सप्लाई जो है वो सेल के प्लांट्स के लिए किए जाए। सबसे पहले चरण में उड़ीसा और झारखंड के जो स्टील प्लांट्स है सेल के, उसके लिए गैस की सप्लाई की जाए। और उसके अलावा जहां जहां भी पाइपलाइन की कनेक्टिविटी होगी वहां पर चरणबद्ध तरीके से गैस की सप्लाई की जाएगी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 5 से 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इसकी सप्लाई की जाएगी, ताकि प्राइसेस के हिसाब से भी ये सेल के लिए वायबल रहे। हालांकि दोनों ही कंपनियों ने इस तरह के प्रयास पहले भी किए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इस पर काम नहीं हो सका है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सेल के अलावा जो दूसरी स्टील कंपनियां हैं उनके साथ भी गेल की बातचीत चल रही है और ये कोशिश की जा रही है कि उन्हें भी LNG की सप्लाई जो है वो की जाए। साथ ही साथ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि गेल जो है सेल के जो स्टील प्लांट्स है उसको भी मॉडर्नाइज करने में मदद कर रहा है। बिल्कुल, तो ये करार ऐसा लगता है कि दोनों ही कंपनियों के लिए फायदेमंद रहेगा। शर्मिला, आप कैसे देखती हैं इस खबर को? सीधे गैस की सप्लाई होगी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, जाहिर तौर पर कॉस्ट बेनिफिट भी होगा। दोनों कंपनीज पर अगर आप अपना व्यू दे सकें तो। बिल्कुल, डेफिनेटली सेल के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा आगे चलकर। और I think the way things have been for SAIL already फोकस में रहा है, because financials have improved tremendously over the last couple of years। और मुझे लगता है कि ओवरऑल मेटल्स में हम इस तरह के साइकिल में आ गए हैं where things look good actually for the next 3-4 years। उसमें सिर्फ कैविएट ये रहता है कि मेटल प्राइसेस, क्योंकि हम they're linked quite closely to what happens globally, उस वजह से we do see sell offs, जैसे कि आज भी हमने एक सेल ऑफ देखा ही है मेटल स्पेस में। सो आई थिंक नेट एज न्यूज गोज, दिस इज वेरी पॉजिटिव फॉर सेल। ओके, देवांग, अगर आप चार्ट देख के बता सकें कि सेल कहां आपको दिखाई देता है आने वाले दिनों में। जैसे शर्मिला बता रही हैं कि मेटल प्राइसेस जाहिर तौर पर फंडामेंटली एक बड़ी खबर रहेगी, लेकिन चार्ट्स में आपको कैसे दिखता है सेल का काउंटर फिलहाल? सेल की बात करें तो फास्ट फ्यू डेज में कंसोलिडेट कर आफ्टर द करेक्शन एक रैली देखी, उसके बाद कंसोलिडेशन कर रहा है। तो यहाँ से एक स्टॉप लॉस, इमीडिएट स्टॉप लॉस रखना चाहिए एक 110 का, और ऊपर की तरफ जो लेवल है 116 117 वहां तक स्टॉक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वहां तक स्टॉक को देख सकते हैं आने वाले सेशन में सेल को। कि आने वाले सेशन में 116 तक के टारगेट मिल सकते हैं, तो उस पर फोकस किया जा सकता है। एक और सेक्टर जो फोकस में है वो है फार्मा सेक्टर में अब रिकवरी का बूस्टर डोज लगते दिखाई दे रहा है। इस सेक्टर की कई कंपनियों से जुड़ी खबरों की पूरी डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं शरद दुबे।
जी बिल्कुल, फार्मा सेक्टर ओवरऑल थोड़ी सी दबाव में ज़रूर दिखी थी, प्राइस इरोशन हुई थी यूएसए मार्केट्स में और इंडियन मार्केट्स में भी सप्लाई चेन इश्यूज हुए थे, लेकिन थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ जो है आज देखने को मिल रही है। और हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं सन फार्मा से। कंपनी को जो फाइनल यूएस एफडीए अप्रूवल मिल चुकी है और उनके जो एम्फोटेरिन इंजेक्शन है उस पे है। अब ये किस चीज़ का ट्रीटमेंट करती है, तो ये आपकी जो है फंगल इन्फेक्शंस है उस पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट आती है और इसकी जो मार्केट साइज़ है लगभग $136 मिलियन की है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है स्टॉक के लिए। और ये अप्रूवल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो आपके जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज है उसको वो डील कर रही है और अच्छी पाइपलाइन और R&D देखने में मिल रही है। सिप्ला रहेगा अगला स्टॉक जिस पे हम फोकस रखेंगे और यहाँ पे भी एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। इनकी जो कंपटीटर है टेवा, इनको अप्रूवल मिल गई है अडवायर डिस्कुस की एक दवाई की, तो इसके कारण क्या होता है मार्केट अपॉर्चुनिटी बढ़ते हैं। और अगर कंपनी देखें सिप्ला तो इसके भी आने की चांसेस हो जाती है इस मार्केट में, जहाँ पे ये जेनरिक में तीसरी और कंपटीटर में ऑलमोस्ट चौथी रहने वाली है। और कंपनी के अनाउंसमेंट अगर देखे जाए तो दूसरी तिमाही FY23 में ऑलरेडी लॉन्च होने की बात जो है चल रही है और ये 5वीं प्लेयर ओवरऑल इस सेगमेंट में बनेगी। और याद रखिए ये बहुत एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रह सकता है अगले 2-3 साल में स्टॉक के लिए। ग्लेनमार्क फार्मा भी रहेगा फोकस में और रिपोर्ट्स यहाँ पे आ रही है कि वो ग्लोबल कंपनीज के साथ बात कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट वो जो दूसरी एसेट है जो ड्रग एसेट उस पर फोकस रहेगा। और ये जो ड्रग है स्किन केयर के लिए है। और याद रखिए FY21 में 1 या 2 डील्स जो थे अब वो जो है डील जो है फाइनलाइज हो रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा स्टॉक में। और जो खर्च की बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो ये कंपनी के खर्च बहुत ज़्यादा होते हैं इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से। लगभग 11% जो है इनकी खर्च होती है, अगर इंडस्ट्री एवरेज फार्मा का देखें तो सिर्फ 6% होती है। तो एक बहुत पॉजिटिव मोमेंटम जो है लॉन्ग टर्म के लिए ग्लेनमार्क फार्मा के लिए दिख सकता है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो आपके ड्रग्स बनाते हैं जेनरिक स्पेस में भी, तो वो भी जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है, क्योंकि जो आपके जो पोल्यूशंस हुई है NCR रीजन में अब उन्हें रीओपनिंग के जो है ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं 15 तारीख से, तो ये एक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर थी, तो एक पॉजिटिव रिएक्शन इन स्टॉक्स में भी मिल सकता है। और आखिर में मैं बात करूंगा इप्का लैब्स के लिए। अब ये क्यों फोकस में आया, ये इसलिए फोकस में आया कि US ने जो है सैंक्शन लगा दिए हैं आपके पेन किलर सेगमेंट पे चीन के अगेंस्ट। अब याद रखिए पेन किलर सेगमेंट में एनाबोलिक स्टेरॉइड्स भी होता है, तो इस पे जो है बहुत सख्त आपका व्यू पॉइंट रहा है US का इस बैन पे। और याद रखिए कि इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इप्का लैब्स जो है इस सेगमेंट में डील करता है, इनका एक JV है एक मेडिसिन कंपनी के साथ, तो ज़रूरी है कि ओवरऑल जो सेक्टर है वहाँ पे ज़रूर दबाव दिख रहा है, लेकिन कुछ पॉजिटिव न्यूज़ और मोमेंटम जो है ज़रूर देखने मिल रही है फार्मा स्पेस से। ओके, तो फार्मा स्पेस में ऐसा दिखाई दे रहा है कि अच्छी रिकवरी की उम्मीद आने वाले दिनों में, अच्छी खबरें आ रही हैं पूरी इंडस्ट्री के जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए। देवांग, मैं आपसे जानना चाहूँगा अगर इस स्पेस में फ़िलहाल आपको कोई एक स्टॉक चुनना हो तो वो कौन सा होगा? बड़ी फार्मा कंपनी के साथ जाना चाहेंगे सन फार्मा, ग्लेनमार्क जैसी, या छोटी कंपनी पर फोकस करेंगे? यहाँ पे फार्मा सेक्टर की बात करें तो डिविस लेबोरेटरी है जो हमें लगता है कि आफ्टर द करेक्शन एक सपोर्ट जोन के पास है स्टॉक, तो डिविस लैब देख सकते हैं बिकॉज यहाँ पर हमने रिवर्सल पैटर्न भी देखा अंदर डेली चार्ट। तो 4530 के एक स्टॉप लॉस स्टॉक में बने रह सकते हैं। ऊपर के जो लेवल है 4750 4780 वहां तक स्टॉक्स आने वाले सेशन में देखने मिल सकता है डिविस लैब में। तो डीवीज लैब आपकी पसंद होगी वहाँ पर। इसके अलावा एक स्टॉक पे फोकस करूंगा मैं देवांग आपके साथ, वो है बजाज फाइनेंस का। हमने देखा काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट पिछले कुछ दिनों में दिखाई दिया था उस स्टॉक में, और आज ये निफ्टी का जो है टॉप गेनर है 2 से 2.5% ऊपर। बजाज फाइनेंस पर क्या व्यू बनेगा अब? बजाज फाइनेंस की ओवरऑल बात करें तो हमने देखा करेक्शन के ये जो करेक्शन हुआ था वो इमीडिएट सपोर्ट जोन के पास है, बॉटम चार्ट फॉर्मेशन द डेली चार्ट, तो स्टॉक में बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस पे रखना चाहिए 6910 का, टारगेट ऑफ 7210। ओके, तो चलिए बजाज फाइनेंस पर वहाँ पर ये व्यू बनता है। फोकस करेंगे हम प्राइमरी मार्केट पे, जहाँ हमने देखा कि आज फार्मा कंपनी सुप्रिया लाइफ साइंस का IPO आज से खुल गया। पहले दिन ये IPO 2 गुना से ज़्यादा भरा है। सुप्रिया लाइफ साइंस के IPO का प्राइस बैंड 265 से 274 रुपये तय किया गया है। कंपनी का इस इशू से 700 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है। इसके अलावा डेटा पैटर्न फोकस में था, उसका IPO का आज आखिरी दिन था और ये 120 गुना भर के बंद हुआ है। इस IPO का प्राइस बैंड 555 से 585 रुपये तय किया गया था। कंपनी की IPO से 588 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है।
शर्मिला, मैं आपको एक बार फिर शामिल करना चाहूंगा चर्चा में, जहां हम लोग फार्मा स्पेस की अभी बात कर रहे थे। तो जैसा शरद बता रहे थे कि बहुत सारे ट्रिगर्स अभी दिखाई दे रहे हैं फार्मा स्पेस में। कई कंपनियां हैं जिनको यूएस एफडीए से अप्रूवल मिला है, और इप्का लैब्स को जैसे बात हो रही थी कि यूएस ने चीन में जो चाइना की जो पेन किलर्स हैं उन पर प्रतिबंध लगाया है, तो शायद उसका फायदा यहाँ मिले। इस पूरे स्पेस को आप कैसे देखती हैं? डिफेंसिव की तरह माना जाता है, और कौन सा टॉपिक होगा यहाँ से आपका? जो चर्चा हुई उसमें मुझे इप्का लैब जरूर पसंद है, और उसके साथ साथ सन फार्मा पसंद है। सो आई थिंक व्हाट हैज हैपेंड हम देख ही रहे हैं, और आई थिंक मैं और एक हाल ही में किसी कंपनी का ये भी पढ़ रही थी कि जिनके नतीजे खराब आए, और उन्होंने ये कहा कि प्राइसिंग प्रेशर काफी फील कर रहे हैं वो यूएस में। सो दीज आर ऑनगोइंग कंसर्न्स। लेकिन एक जो बड़ा मुद्दा रहता था यूएस एफडीए का, उसके अप्रूवल्स का, और जो जिस तरह से वो पूरा वजह से उस इशू से पूरा फार्मा स्पेस आई थिंक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम 7-8 साल एक इस तरह के रेंज में रहा। It has just started coming out of that over the last couple of years. Already positive news was flowing in for the sector, और उसके साथ साथ पैंडेमिक से एक sort of new lease of life, क्योंकि लोगों ने फिर से फार्मा एज अ डिफेंसिव और उसकी अहमियत समझी है। So yes, I like the space as a whole, but जो stocks जिसकी आपने अभी चर्चा की उसमें से मुझे सन फार्मा and इप्का काफी पसंद है। And I think this China plus one story, not just in the pharma but even in the chemical space, we will see it play out more and more over the next couple of years. तो इप्का लैब्स और सन फार्मा, ये दो स्टॉक्स पसंद आएंगे जिन पर आप फोकस कर सकते हैं आने वाले समय के लिए। इस बीच एक और खबर आपको बताएं, और वो ये कि एसबीआई 2023 में एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ ला सकती है। ईटी नाउ स्वदेश से खास बातचीत में एसबीआई के एमडी अश्विनी भाटिया ने कहा कि आईपीओ लाने की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। उन्होंने कहा कि देश के हर कोने में एसबीआई की पहुंच है और म्यूचुअल फंड में ग्रोथ की काफ़ी अच्छी गुंजाइश है। Of course, there is a lot of work to be done in an IPO process, but I don't think FY22 looks likely. FY23 would be the right timing. तो एक और आईपीओ बाजार में जल्द ही आएगा। चलिए, वक्त हो गया है शो में हमारे ये जानने का कि हमारे मेहमान कौन से शेयर आइडियाज आपके लिए लेकर आए हैं। वक्त है वीआईपी शेयर का। शर्मिला, आपसे शुरू करना चाहूंगा, कौन सा आइडिया लेकर आई हैं आज दर्शकों के लिए आप? मुझे लगता है कि क्योंकि हमें कॉशियस रहना है, तो ऐसे शेयर्स के साथ में जाऊंगी जहां पर अर्निंग्स अच्छी आई है और आगे चलकर भी अर्निंग्स आउटलुक अच्छा है। सो दैट कंपनी इज परसिस्टेंट सिस्टम्स। हमने देखा कि पिछले 2 क्वार्टर से बहुत अच्छे नतीजे आ रहे हैं। उसके साथ साथ जिस तरह से डील विन्स है और पूरे तरह का IT has benefited actually from this entire work from home and greater digital sort of push that this sector has got. तो मुझे लगता है कि persistent systems is a stock that could be bought for the long term. ओके, परसिस्टेंट सिस्टम्स लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया जा सकता है। और हमने देखा था कि पिछले 1 साल में स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मूव भी दिखाया है। देवांग, आपके पास आते हैं, बताइए कौन से स्टॉक आइडियाज आप लेकर आए हैं हमारे दर्शकों के लिए आज? यहाँ पे 2 स्टॉक रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। ओवरऑल देखा है कि इस पर्टिकुलर मार्केट आई सेक्टर ने काफी एक परफॉर्म किया हुआ है। तो यहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम है, जो ओवरऑल हमने देखा है कि जो चार्ट स्ट्रक्चर है, डेली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, हाइट ऑफ बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है पर्टिकुलर स्टॉक। ओवरऑल देखा कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर वापस अपसाइड रिज्यूम किया है। तो यहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम बाय करने के साथ रहेगा, स्टॉप लॉस रखना चाहिए 4365 का, टारगेट ऑफ 4700। सेकेंड स्टॉक रहेगा टेक महिंद्रा। ओवरऑल टेक महिंद्रा का स्ट्रक्चर देखिए, डेली चार्ट पे काफी एक स्ट्रॉन्ग हाइट ऑफ बॉटम चार्ट फॉर्मेशन में हमने देखा है कि एक सपोर्ट पे आके वापस स्टॉक ने अपसाइड रिज्यूम किया है। ओवरऑल जो इंडिकेटर्स और सेटर्स वो भी सजेस्ट कर रहे हैं कि पॉजिटिव साइड है। तो टेक महिंद्रा सेकंड स्टॉक रहेगा टेक महिंद्रा बाय के लिए, स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1610, टारगेट ऑफ 1705।
ये तो परसिस्टेंट हमारे दोनों ही मेहमानों को आज पसंद आता है, उस पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे, मैं अभी चार्ट देख रहा था परसिस्टेंट के, तो करीब साल भर में 200% से ज़्यादा का रिटर्न ऑलरेडी ये शेयर दे चुका है। तो आपको स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शेयर ऑलरेडी बहुत चल चुका है। चलिए, तो ये स्टॉक आइडियाज़ हमारे मेहमानों की तरफ से आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया देवांग और शर्मिला, आज शो में शामिल होने के लिए और अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए, कल की तैयारी में मुझे भी दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए